Hello girls, how are you all? I hope so that you all are fit and fine and doing good at your home or if you are coming to school. जो बच्चे आ रहे हैं उनसे हम लोग मिल पा रहे हैं और उनको प्रॉब्लम्स जो भी हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं आ रहे हैं वो किसी भी तरीके से अपने मन को छोटा ना करें, बिकॉज आई एम ऑलवेज देयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. Whenever you feel any problem in any explanation part, you can comment me or you can message me and I will always solve your problems. Okay? Yes. तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग अभिनव मनुष्य पढ़ रहे थे और अभिनव मनुष्य में रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ चैप्टर है, ये आप जान रहे हैं अभिनव मनुष्य. और अभिनव मनुष्य में हम लोगों ने एक पैराग्राफ पढ़ लिया था. कितना पैराग्राफ? एक पैराग्राफ पढ़ लिया था. चलिए आज उसके दूसरे पैराग्राफ से हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, दूसरा पैराग्राफ पहले जैसे मैं हमेशा करती हूँ रीडिंग करूँगी 2 बार ताकि आपको पोएम समझ में आए. भीष्मो अथवा युधिष्ठिर या कि हों भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि यीशु महान, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाह, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह. एक बार फिर से मैं इस पैराग्राफ को पढ़ूंगी ताकि आप समझें. सरल पोयम है ये, बहुत कठिन पोयम नहीं है. भीष्मो अथवा युधिष्ठिर या कि हों भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि यीशु महान, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदा, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह. तो इस अभिनव मनुष्य पोयम में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि कवि ये कह रहे हैं कि भले ही आज मनुष्य जो है वो सभ्य होने का दावा करें, लेकिन फिर भी मनुष्य पुरानी राह पर चल रहा है और भोग की अपार लिप्सा, भोग की अपार कामना आज भी उसके मन में लगी रहती है. और यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं, जो कवि हैं हमारे, वो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में ये कहना चाहते हैं कि जो आज का मनुष्य है वो अपने महापुरुषों को केवल वाचिक सम्मान ही देता है. वाचिक सम्मान मतलब मुख से सम्मान देना, किसी को भी केवल मुंह से सम्मान देना, मतलब वाणी से सम्मान देना, और उनके सिद्धांतों पर अमल नहीं करता है. और वो आज भी जो है वो पुराने हिंसा के रास्ते पर चलकर और संसार को दग्ध कर दे रहा है. समझ में आ रही है बात कि वो क्या कहना चाह रहे हैं? कवि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में बेटा ये कहना चाह रही हैं कि जो आज का मनुष्य है वो अपने महापुरुषों को केवल वाचिक सम्मान ही देना चाहता है, वाणी से ही सम्मान देना चाहता है, उसके सिद्धांतों पर, उनके बताए सिद्धांतों पर नहीं चलता, और वो पुराने हिंसा के रास्ते पर चलकर ही और संसार को दग्ध कर रहा है. तो चलिए पहले हम इसका वर्ड बाय वर्ड अर्थ देखते हैं. भीष्म हो या युधिष्ठिर, जो भीष्म हैं या जो युधिष्ठिर हैं, पुराने समय की बात कर रहे हैं. ये हिंदू माइथोलॉजी इसमें आई है कि हिंदू माइथोलॉजी में चाहे वो भीष्म पितामह थे, चाहे वो युधिष्ठिर थे, या स्वयं भगवान ही क्यों ना हो. भगवान किसके लिए कहा गया है? भगवान यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए कहा गया है. बुद्ध हो कि अशोक, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे कौन हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो और चाहे अशोक हो, और चाहे अशोक मतलब सम्राट, जो अशोकादि ग्रेट आप जिसको कहते हैं, उनका वर्णन यहाँ पर है कि चाहे वो अशोक हो, चाहे गांधी हो और चाहे कि यीशु महान हो, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान. वो सबके सामने सिर तो झुकाता है आज का मनुष्य, लेकिन वास्तव में वो क्या करता है? वो स्वयं को ही श्रेष्ठ मानता है और मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, वो केवल वाणी से उन्हें सम्मान देता है. दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुग्धा, दग्ध कर पर को, दग्ध मतलब जला करके, दग्ध कर मतलब जला करके, अर्थात दुखी होने के कारण, पर को दूसरे को दुखी करके, दुखी, दग्ध कर पर को, दग्ध कर जला करके, पर मतलब दूसरे को, दूसरे मनुष्य को जला करके, पर मतलब दूसरे को, स्वयं भी भोगता दुखदा, स्वयं भी वो दुख
और जलन को भोगता है। जो आज का मनुष्य है वो स्वयं भी दुख को और जलन को भोगता है। जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। और आज भी मनुष्य क्या करता है, पुरानी राह पर चलता है। मनुष्य क्या करता है, मनुष्य जो है वो पुरानी राह पर चलता है। समझ में आ रहा है? तो इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे, तो एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रही हूँ, 2 बार बताऊँगी, उसको आप अपने आप नोट्स बनाइएगा क्योंकि सरल एक्सप्लेनेशन है। इसमें जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो कहना चाह रहे हैं कि जो आज का मनुष्य है वो अपने महापुरुषों को केवल वाणी से सम्मान देता है। अब इसी सिनारियो में वो आगे क्या कहते हैं कि वो अब आपको शाब्दिक अर्थ में बता चुकी हूँ, अब पूरा एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ कि वो कहते हैं कि चाहे भीष्म हो, युधिष्ठिर हों, भगवान श्री कृष्ण स्वयं क्यों ना हों, या फिर महात्मा बुद्ध हों, सम्राट अशोक हों, या राष्ट्रपिता हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं वही स्वयं क्यों ना हों, इन सब महापुरुषों ने हमें कहीं ना कहीं अहिंसा का संदेश दिया है। किसका संदेश दिया है? अहिंसा का संदेश दिया है। और इन सब ने हिंसा के रास्ते को त्याग करके और मानव मात्र को अहिंसा के रास्ते पर चलने को कहा। वो क्या कहते हैं, ये सब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि युद्ध जो है वो हिंसक कर्म है, इसलिए त्याज्य है, त्यागने योग्य है। क्या कहते हैं कि जो युद्ध है वो हिंसक कर्म है, इसलिए त्याज्य है, त्यागने योग्य है। और ऐसा इन सब महापुरुषों का कथन है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें युद्ध और बुराइयों के रास्ते को छोड़ करके शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए, ऐसा इन सभी महापुरुषों का कथन है। लेकिन क्या है, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। अब इन दोनों का अर्थ क्या होगा? इन दोनों का अर्थ होगा कि वर्तमान युग के मनुष्य जो हैं वो इन महापुरुषों को अपने से श्रेष्ठ मान करके उन सब के प्रति श्रद्धा और सम्मान को व्यक्त तो करते हैं, लेकिन उनके बताए हुए अहिंसा के रास्ते पर वो नहीं चलते हैं, उनके बताए हुए अहिंसा के रास्ते को वो नहीं अपनाते हैं। और कवि इसीलिए ये निष्कर्ष निकालता है कि आज का मनुष्य इन महापुरुषों को मात्र वाणी से सम्मान देता है या मातृवाचिक सम्मान ही देता है। और यदि इनके प्रति हम लोगों के मन में, आप इसी तरह से इसको लिखेंगे कि यदि हम लोगों के मन में इनके प्रति सच्ची श्रद्धा है तो हमें उनके बताए हुए अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करते हुए युद्ध को सदा के लिए छोड़ देना चाहिए। जो युद्ध की भाषा है, जो युद्ध की वाणी है, उसको हमें हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। फिर लास्ट 2 लाइन देखिए, दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुग्धा, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो आज का मनुष्य है वो ऐसे कार्य करता है जिससे दूसरे को दुख और पीड़ा झेलनी पड़ती है, और ऐसा करके वो स्वयं भी दुखी होता है, दग्ध होता है, जलता रहता है और अपने स्वभाव को लेकिन नहीं बदलता, और युद्ध, हिंसा और स्वार्थ के पुराने रास्ते पर वो चला आ रहा है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन महापुरुषों द्वारा निरूपित जो मार्ग है उनके द्वारा बताया गया, उसी पर मनुष्य को चलना चाहिए। ठीक है, फिर से लास्ट 2 लाइन का अर्थ मैं आपको बता रही हूँ कि वो कहते हैं कि आज का मनुष्य ऐसे कार्य कर रहा है कि जिससे दूसरों को दुख और पीड़ा झेलनी पड़ती है, और ऐसा करके मनुष्य स्वयं भी दुखी होता है, दग्ध होता है, लेकिन अपने स्वभाव को नहीं बदल पाता है और युद्ध, हिंसा और स्वार्थ के पुराने रास्ते पर वो चलता है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, अपितु क्या करना चाहिए? महापुरुषों द्वारा निरूपित जो अहिंसा का मार्ग है उसको अपनाना चाहिए। फिर आप एक यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे कि ये जो रचना है, जो अभिनव मनुष्य नाम के शीर्षक से ली गई है, किसका भाग है? ये भाग है आपका कुरुक्षेत्र नामक उनका जो काव्य ग्रंथ है उसका है। इसका कुरुक्षेत्र नामक जो उनका काव्य ग्रंथ है, स्पेलिंग मैंने लिख दी है, आप देख लीजिए। उस
काव्य ग्रंथ से ये लिया गया है और इसको रच करके दिनकर जी ने जो युद्ध और शांति की समस्या है उसको उजागर किया और युद्ध से और हिंसा से समाज का किसी प्रकार का हित नहीं होता, ये यहाँ पर कवि जो है वो कहना चाहते हैं। तो यही आपकी बेटा साहित्यिक विशेषता भी होगी, यही आपकी साहित्यिक विशेषता भी होगी कि वो कहते हैं कि जो कुरुक्षेत्र नामक काव्य ग्रंथ उन्होंने रचा, इसमें उन्होंने कहा है कि युद्ध और शांति की समस्या को उजागर करते हुए उन्होंने ये कहा है कि हिंसा और युद्ध से कभी भी समाज का कल्याण नहीं होता, समाज का उपकार नहीं होता और युद्ध को त्याज्य और निंदनीय समझना चाहिए और अहिंसा ही परम धर्म है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा। और दूसरा पॉइंट फिर आपका होगा कि अभिनव मानव जो है या अभिनव मनुष्य जो है वो आज महापुरुषों के मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहा है। अभिनव मनुष्य जो है वो आज अहिंसा के मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो इन्होंने हिंदी का प्रयोग किया है वो आपकी संस्कृत निष्ठ हिंदी है। कैसे हिंदी है? संस्कृत निष्ठ हिंदी। इसका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता दे रही हूँ। ये है आपकी संस्कृत निष्ठ हिंदी, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली या संस्कृत निष्ठ हिंदी का इसमें इन्होंने प्रयोग किया है। और भाषा में लाक्षणिकता का पुट है। भाषा में जब लक्षणा शक्ति होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लाक्षणिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? लाक्षणिकता। तो भाषा में आपके लाक्षणिकता का पुट है। ठीक है, जो स्टार्टिंग की 4 लाइन है, एक बार फिर से नीचे वाली तो मैंने लाइंस आपको दोबारा बता दी। स्टार्टिंग की जो 4 लाइंस हैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ क्योंकि इसके नोट्स आपको खुद ही लिखने हैं। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में वो ये कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी कि चाहे भीष्म हो, युधिष्ठिर हो, भगवान श्री कृष्ण हो, महात्मा बुद्ध हो, सम्राट अशोक हो या स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ही क्यों ना हो, इन सभी महापुरुषों ने हमें अहिंसा के रास्ते पर चलने का संदेश दिया है और इन सब ने हिंसा के रास्ते को त्याग करके अहिंसा और सत्य के रास्ते पर हमें चलने को कहा। ये भी बताया कि युद्ध हिंसक कर्म है, इसलिए त्याज्य है, त्यागने योग्य है। और ऐसा इन सब महापुरुषों का कहना है कि हमें युद्ध के रास्ते को छोड़ करके और शांति और अहिंसा के मार्ग को ग्रहण करना चाहिए। लेकिन जो वर्तमान मानव है, जो वर्तमान युग का मनुष्य है, वो इन महापुरुषों को अपने से श्रेष्ठ तो मानता है और अपने से श्रेष्ठ मानते हुए वो श्रद्धा और सम्मान तो व्यक्त करता है, लेकिन उनके बताए हुए अहिंसा के रास्ते पर वो नहीं चलता है। और कवि इसीलिए इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आज का जो मनुष्य है वो इन महापुरुषों को मातृवाचिक सम्मान ही देता है। और यदि उनके प्रति हम लोगों में के मन में सच्ची श्रद्धा है तो हमें उनके बताए हुए अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और युद्ध को सदा के लिए त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, इसको आप खुद से लिखिएगा। और अब देखिए इसका नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, हैं बधे नर के करों में वारि विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। फिर से मैं ये पैराग्राफ एक बार पढ़ रही हूँ। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, हैं बधे नर के करों में वारि विद्युत ताप, भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। इसमें पहले जो कठिन शब्द हैं उनको हम देखेंगे। आज की दुनिया विचित्र, विचित्र मतलब थोड़ी अलग, उसके बाद नवीन मतलब नई, प्रकृति अर्थात जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, नेचर है, सर्वत्र मतलब सभी जगहों पर, विजयी मतलब जो पुरुष विजय हासिल कर लेता है उसको हम विजयी कहते हैं, जो विजय ग्रहण करता है किसी युद्ध में। उसके बाद हैं बधे नर के, नर मतलब मनुष्य, कर मतलब हाथ, कर मीन्स हाथ, वारी मतलब हवा, वारी मीन्स
हवा, विद्युत मतलब ये जो करंट दौड़ रहा है जिसके कारण ये लाइट आपके सामने जल रही है, उधर फैन चल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, भाप मतलब स्टीम, जो पानी से भाप निकलती है उसके बारे में कहा जा रहा है। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, कि आज का मनुष्य अपने हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है। कि पहले के समय में लोग गर्मी में रहते थे, जाड़े में रहते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं। आज जब भीषण गर्मी है तो हम एसी का स्विच ऑन कर सकते हैं। अगर हमें थोड़ी ठंड लग रही है, थोड़ी गर्मी लग रही है, तो हम क्या करेंगे? अगर हमें थोड़ी गर्मी और थोड़ी ठंड लग रही है तो हम जो हैं वो फ़ैन ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेखक यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जो मनुष्य का आज का समय है, जो मनुष्य का आज की जो वैज्ञानिक शक्ति है वो इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि मनुष्य आज आराम से बिना किसी परेशानी के और अपने पवन के ताप को भी कंट्रोल कर सकता है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। व्यवधान मीन्स बाधाएं, किसी भी प्रकार की बाधाएं आज व्याप्त नहीं है। लांग सकता नर, मनुष्य आज क्या क्या कर सकता है? मनुष्य की उन्नति के बारे में इसमें बेटा बताया गया है कि मनुष्य आज लांग सकता, किस चीज़ को लांग सकता है, किस चीज़ को पार कर सकता है? सरित, सरित मतलब नदी, गिरि मतलब पहाड़, गिरि मीन्स पहाड़, सिंधु एक समान, सिंधु मतलब होता है आपका समुद्र, सिंधु मतलब समुद्र। तो चलिए इसका मैंने आपको शाब्दिक अर्थ बता दिया है, अब इसको हम पैराग्राफ में पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला थर्ड पैराग्राफ है, आज की दुनिया विचित्र नवीन। तो देखिए इसमें मनुष्य, इसमें जो कवि हैं हमारे वो क्या कहना चाह रहे हैं? तो इसमें कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जो कवि की जो इनकी मान्यता है, जो आपके लेखक की मान्यता है वो क्या है कि लेखक आज इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में ये मान रहे हैं कि जो मनुष्य है आज का वो भौतिक प्रगति तो बहुत कर चुका है। इस पैराग्राफ में वो ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य भौतिक प्रगति तो बहुत कर चुका है, परंतु ये भौतिक प्रगति सब कुछ नहीं है, ये भौतिक प्रगति सब कुछ नहीं है, क्योंकि मनुष्य का हृदय जब तक मानव मूल्यों से युक्त नहीं होता है तब तक उसमें प्रेम, सद्भाव और मैत्री उत्पन्न नहीं होंगे, तो उसकी भौतिक प्रगति व्यर्थ है। समझ में आया कि वो क्या कह रहे हैं कि आज मनुष्य ये जितनी प्रगति बता रहे हैं, इसका मतलब है कि जितनी भी भौतिक प्रगति मनुष्य आज कर रहा है वो तो ठीक है कि भौतिक प्रगति तो वो बहुत कर रहा है, लेकिन भौतिक प्रगति ही सब कुछ नहीं है। और जो मनुष्य का हृदय है वो जब तक मानव मूल्यों से युक्त नहीं हो जाता और जब तक उसमें प्रेम, सद्भाव और मैत्री जैसे भाव उत्पन्न नहीं हो जाते तब तक उसकी भौतिक प्रगति व्यर्थ है। तो आइए ज़रा देखते हैं हम लोग कि वो क्या कह रहे हैं। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। कि कवि यहाँ पर बेटा ये कहना चाह रहे हैं कि वो मानते हैं, कवि कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि आज की दुनिया विचित्र है, नई है, नए ढंग की है, क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति को जीत लिया है। उसने भौतिक सुखों के अनेक साधन जो हैं वो जुटा लिए हैं और मनुष्य ने जल, विद्युत, ताप, हवा, वायु, इन सब की शक्ति को अपने अधिकार में आज कर लिया है। किसकी शक्ति को? जल को, विद्युत को, ताप को, वाष्प को, भाप को, हवा को, इन सब की शक्ति को भले ही मनुष्य ने अपने अंडर में कर लिया है, अपने अधिकार में कर लिया है। उसने वायु के ताप को इच्छानुसार कम या अधिक करने के लिए, अभी आपको मैंने बताया कि एयर कंडीशनर्स लगा लिए हैं, एसी जिसे आप स्मॉल फॉर्म में कहते हैं। एयर कंडीशनर को आप एयर कंडीशनर ही लिखेंगे हिंदी में। किस प्रकार से लिखेंगे मैं आपको बता रही हूँ। इस प्रकार से आप एयर कंडीशनर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको इन्वर्टेड फॉर्म में आप कर देंगे एयर कंडीशनर।
कंडीशनर। आज मनुष्य ने एयर कंडीशनर तक हवा के ताप को, केवल पंखा ही नहीं, मतलब पुराने समय में तो फ़ैन जिसे आप कहते हैं, जो हमारे सर के ऊपर भी लगा हुआ है स्कूल में आपके, वो उससे वो वायु के ताप को अपने कंट्रोल में करता था। लेकिन आज तो मनुष्य ने वायु के ताप को अपने इच्छानुसार कम या अधिक करने के लिए एयर कंडीशनर्स भी लगा लिए हैं, और उसने अपने प्रगति मार्ग की सारी बाधाओं को जीत लिया है। मनुष्य ने अपने प्रगति मार्ग की सारी बाधाओं को जीत लिया है, और आज वो क्या कर रहा है बधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, और हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। क्या लाइन कह रहे हैं वो कि है बधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। कि आज मनुष्य जो है वो प्रगति के मार्ग की सारी बाधाओं को पार करके इतना अधिक आगे बढ़ चुका है कि नदी, पर्वत, सागर सब लांघ सकने की तकनीक आज वो विकसित कर चुका है। मनुष्य क्या कर चुका है, आज नदी और आपके पर्वत, समुद्र, इन सब को पार करने की तकनीक को बना चुका है। ठीक है, फिर लास्ट 2 लाइन देखिए। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। कि वो कह रहे हैं कि जो आज प्रकृति के जितने भी सारे तत्व हैं, कितने सारे तत्व, चाहे वो पृथ्वी हो, जल हो, आकाश हो, अग्नि और वायु, पृथ्वी के 5 तत्व हमारे पूरे ब्रह्मांड में प्रकृति के 4-5 मुख्य तत्व हैं। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु। और इनके आदेश को सिर पर धारण करके आज ये सभी मनुष्य के आदेश को अपने सिर पर धारण करते हैं, और बेल बजी स्कूल की, आज वो सिर पर जो हैं उनके आदेश को अपने सिर पर, ये 5 तत्व जो हैं प्रकृति के, वो धारण करते हैं और मनुष्य की आज्ञा का पालन करते हैं, और किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का व्यवधान आज उसके रास्ते पर नहीं है। आज महासागर आदि भी उसकी आज्ञा को मानते हैं, और शब्द को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आकाश पहुंचाता है। मतलब जो आपका वायरलेस वो है, फ़ोन है, अभी तो मोबाइल है, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। इसमें तो साइंस के बच्चे या आर्ट्स के बच्चे या कॉमर्स के बच्चे काफ़ी चीज़ें लिख सकते हैं। जितने भी आपने अभी तक के 10th तक में जो हिंदी में विज्ञान के चमत्कार पढ़ा था ना, उस चैप्टर को आप काफ़ी इसमें, इस चैप्टर में यूज़ कर सकते हैं कि किस प्रकार से पहले तो कॉर्डलेस फ़ोन होते थे, वायरलेस फ़ोन होते थे, आज तो मोबाइल है जो आपके द्वारा कहीं भी ले जाया जा सकता है। आज पूरी पढ़ाई, अभी ये कोविड-19 में तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं कि कोविड-19 में तो पूरी पढ़ाई जो है वो मोबाइल पर टिकी हुई है। पूरे देश की ही नहीं, विश्व की पढ़ाई आज मोबाइल और लैपटॉप पर हो रही है। तो ये क्या है, ये भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की औद्योगिक प्रगति है। तो आज एक स्थान से दूसरे स्थान पर आकाश मार्ग के द्वारा आवाज़ पहुंचाई जा रही है। बड़े बड़े जहाज, रेडियो ट्रांसमिशन के द्वारा वो सब कुछ करने में मनुष्य जो है वो समर्थ हो गया है। एक तरह से देखा जाए तो वर्तमान मनुष्य ने प्रगति के और दिशा और काल के को अपनी मुट्ठी में बांध लिया है। फिर से मैं आपको ये बता रही हूँ लास्ट की लाइन कि आप इसको क्या लिखेंगे। आप इसमें यहाँ पर ये बताएंगे कि जो प्रकृति के सारे तत्व हैं, प्रकृति के सारे तत्व पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु, ठीक है, इन सब के आदेश को, ये सब मनुष्य के आदेश को अपने सिर पर धारण करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। महासागर भी आज उसकी आज्ञा मानते हैं। शब्द एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ही आसानी से जो शब्द हैं वो इधर से उधर जाते हैं। बड़े बड़े जहाज, रेडियो ट्रांसमिशन के द्वारा वह सब कुछ कर सकने में समर्थ हैं जिसकी कभी मनुष्य ने तुलना भी नहीं की थी। और वर्तमान मनुष्य ने आज केवल औद्योगिक प्रगति के द्वारा इन तत्वों को ही नहीं
बल्कि दिशा और समय को भी, दिशा और काल को भी अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है। ये इस पैराग्राफ का आपका अर्थ होगा। इसमें आप क्या काव्य सौंदर्य बताएंगे बेटा? इसमें आप काव्य सौंदर्य ये बताएंगे कि वर्तमान मनुष्य की प्रगति की गाथा इसमें की गई है, और भाषा मैंने आपको जैसे कि पहले लिखा था ब्लैक बोर्ड पे, लाक्षणिक भाषा है, लाक्षणिकता का प्रयोग है, और इसके बाद इसमें प्रतीक शैली भी है। मतलब ये जो आपके वायु का ताप, पवन का ताप और भाव, वाष्प, ये सब जो बता रहे हैं, ये सब जो शब्द वो यूज़ कर रहे हैं, तो इन सारे प्रतीकों को वो ले रहे हैं, सारे सिंबल्स को वो ले रहे हैं। और प्रतीक शैली इसको कहा जाता है कि जब प्रतीक, जब चीज़ों को सिंबल, जैसे ये चौक है तो ये सिंबल है ना, ये ब्लैक बोर्ड है, श्यामपट्ट है, तो जब इन सिंबल्स के का उदाहरण लेके हम कोई बात करते हैं, अपनी बात को पुष्ट करते हैं, अपनी बात को कहते हैं, तो उसको हम प्रतीक शैली कहते हैं। तो प्रतीक शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली इस पैराग्राफ में आई है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली आप लिखेंगे इस पैराग्राफ में, और ये भी आप बताएंगे कि इसमें जो प्रसाद गुण के साथ साथ ओज गुण, थोड़ी वीरता से मनुष्य की जो उपलब्धियां हैं उनको बहुत ही गर्व से यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं। मनुष्य की जो उपलब्धताएं, मनुष्य की जो प्रगति है उसको बहुत ही गर्व से यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं। तो यहाँ प्रसाद गुणों के साथ साथ ओज गुण भी है, मानवीकरण और अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार यहाँ पर है। मानवीकरण की स्पेलिंग मैं लिख रही हूँ, मानवीकरण, और अनुप्रास की स्पेलिंग आपको आती है। ये मानवीकरण अलंकार यहाँ पर है। और ये भी लिखना आप इसमें सेकंड पॉइंट मत भूलिएगा कि भौतिक प्रगति ही सब कुछ नहीं है, आध्यात्मिक प्रगति भी मनुष्य को साथ साथ में करनी चाहिए। कि भौतिक प्रगति ही सब कुछ नहीं है, आध्यात्मिक प्रगति भी मनुष्य को साथ साथ में करनी चाहिए, ये भी आप ज़रूर लिखेंगे। तो ये दो पैराग्राफ आज मैंने आपके पढ़ाए हैं। ये दो जो पैराग्राफ, इन दोनों का नोट्स आप खुद तैयार करेंगे। मेरे इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, और आपको एग्जाम्पल्स मैंने बता दिए हैं कि किन चीज़ों की मदद से आप अपने नोट्स को और बढ़िया और ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। भाषा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब खड़ी बोली का अर्थ बेटा आप लिखते हैं तो खड़ी बोली में क्या है कि खड़ी बोली स्वयं में सरल है। तो व्याख्या में बहुत बार बच्चे बहुत कठिन साहित्यिक हिंदी लिखने लगते हैं, तो वो मत करिएगा। भाषा अपनी सरल ही रखिएगा और अच्छे से इस काम को करिएगा, ठीक है। तो इतना आप लिखिए, फिर आगे का हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम होती है इन दो पैराग्राफ्स में तो आप वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में, जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं स्कूल, डोंट नीड नॉट टू वरी, काइंडली टेल मी। थैंक यू।